वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। चर्चाएं खास और चर्चाएं खास में आज खास बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके बयान सुर्खियों में आ जाते हैं। कोई कहता है कि उनके बोल बड़े अनमोल, कोई कहता है कि उनके बोल घाव घनघोर, और उनके बयान जो है वो चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित भी कर देते हैं। मतलब कि अगर आप देखें तो एक बड़ा बयान दिया हरियाणा के अंदर। इसी तरह बिहार में बुर्के को लेकर उनकी टिप्पणी हुई, उसके बहुत सारे मायने हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मायने भी निकाले। ऐसा कहा जाता है कि सीधी सीधी खरी खरी कहने वाले योगी आदित्यनाथ मुहावरों जुमलों से भी विपक्ष के अभियानों को ध्वस्त करते हैं, वहीं बारीकी से तंज भी करते हैं। अभी उन्होंने एक बात कही जिसे लेकर बड़ी चर्चा हुई, और उसके मायने जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से निकाल लिए। उस पर बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। मुहावरा था ये एक, लेकिन उसके बाद चीजें सामने है। इसी तरह आप देखेंगे कि वो लड़कियों के मुद्दे पर भी सीधा सीधा बयान देते हैं, जब वो कहते हैं कि अगर छेड़ोगे तो जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। या यह भी कहा जाता है कि सीएम योगी बखूबी जानते हैं कि उनको कहां पर कौन सा बयान देना है, जैसे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसे लेकर भी बड़ी चर्चाएं हुई। बात यहां यह है कि आखिर इस तरीके के बयान क्या कहते हैं। दूसरी बात, क्या वास्तव में ये विकास के मापदंड पर कितने खरे उतरते हैं, या सनातन की दृष्टि से इसे कैसे देखते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हर किसी के मन में चलते हैं कि आखिर है क्या। बात उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बात बिहार चुनाव की भी है, क्योंकि योगी के तीर जब चलेंगे तो चुनाव बिहार, तो वहां पर जब उनके तीर आएंगे, जो कि एक आ चुका, जिसने कि पहले ही बहुत सारे हंगामे कर दिए, उसी को लेकर आज हमारे साथ सभी खास चर्चा है। हमारे साथ सभी खास मेहमान है। अपर्णा दीक्षित जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। हमारे साथ हाजी नाजिम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ नावेद शिको जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ डॉक्टर नेपाल सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कपीश भाई, एक तो बहुत दिनों बाद, स्वास्थ्य ठीक है, उत्तम है? जी जी, चलिए कपीश भाई, क्या लगता है आपको कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, या जो छेड़खानी करेगा जहन्नुम भेज दिया जाएगा, या बुरखे को लेकर? जब ये सारी चीजें होती हैं तो क्या संदेश सनातन के लिए होता है, यह संदेश आम जनमानस के लिए है? ऐसी बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब भी योगी का कोई बयान आया है तब समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। जी संजय भाई, पहली चीज तो यह है कि योगी जी के जितने भी बयान हैं, हाँ, वो एक माननीय मुख्यमंत्री के पद पर, एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और ऐसे बयानात जारी करना हम नहीं समझते हैं कि कहीं से ये उचित। हाँ, क्योंकि आप सरकार जो है वो संविधान के अनुसार चला रहे हैं। वो आप कहते हैं जहन्नुम पहुंचा देगी। मुझे आप बताइए, सभ्य समाज में इस तरह की शब्दावलियों की क्या आवश्यकता है? आपको अगर कर्मों पे अपने भरोसा होता तो शायद इस तरह की स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। अगर होता तो 2023 के बाद से आप एनसीआरबी के रिपोर्ट भी तो जारी करते हैं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, तो वहां इनका बयान खामोश हो जाता है। दिक्कत इस बात की है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए, अपने आप को हिंदुत्व बॉय और पोस्टर बॉय बताने के लिए आप किस स्तर पर आ करके, और मैं नहीं कहना चाहता कि तमाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं कि आम रास्ते पे चलता हुआ व्यक्ति भी शायद उन शब्दावलियों को जो है वो सराह नहीं सकता है, बचेगा।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठ के करते, ठोक देंगे, अगले चौराहे पे देख लेंगे। ये सब मवालियों की भाषा होती है। ये किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए, हाँ ठीक है, आज आपने नफरत की जो राजनीति बोई है, इस देश को जो बांटा है, और कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे ये देश किसी एक धर्म जाति विशेष का थोड़ी ना है, ये तो समूचे भारत के नागरिकों का है, जो विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी हैं, मतावती और मतों को मानने वाले हैं। लोकतंत्र में यही तो मजबूती है हमारी, कि गंगो यमुना सभ्यता, और यही हमारे संस्कार है 1947 के बाद। तो शायद वो इस चीज को अनुग्रहित नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर इन शब्दावलियों पे बड़ा फर्क पड़ रहा होता, तो क्या लोकसभा के इलेक्शन में हम 43 पे होते और ये 30 पे रुक जाते? आज जो केंद्र सरकार की बैसाखियां लगी हुई हैं, वो योगी आदित्यनाथ की उसमें बहुत बड़ी देन रही है, कि इस तरह की शब्दावलियों को उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2024 से एकदम समझ लिए कि ये विकास की राजनीति तो करेंगे नहीं, और ये विकास पे बात भी नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि कपिश भाई, हम आगे आप जब अवसर देंगे तो मैं विकास की भी बात करूंगा कि इनकी क्या ये विकास किए हैं। नहीं कपिश तो भाई, बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। एक चीज बताइए, अगर 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 अपराधी अपराध करता है और उसे कहा जाए कि उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, अगर बच्चों के साथ बदतमीजियां होती है, उसे कहे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा, तो उसमें गलत कहाँ है? कपिश भाई, उसे किस गलत नजरिए से आपको लगता है कि वो गलत है? संजय भाई, मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूं कि आपको जहन्नुम पहुंचाने की ताकत इस देश के संविधान ने नहीं दी है, जेल पहुंचाने की ताकत दी है। और माननीय न्यायालय को ताकत दी है कि वो उसको कहां पहुंचाएगा, क्योंकि उसका जब विचारण होगा एक स्वस्थ समाज में, एक विधिक समाज में, ग्रिड नाम से बनने वाली विधियों के तहत जो दंड मुकर्रर है, क्या उससे ज्यादा आप दे सकते हैं? और अगर आप दे रहे हैं, आप न्यायालय का भी काम कर रहे हैं, तो आप मॉन्टेस्क्यू थ्योरी का ही आप विरोध कर रहे हैं, जिस पर हमारा संविधान आधारित है। जो अपराध कर रहा है उसे न्यायालय नहीं दिखता कपिश भाई? जो अपराध कर रहा है उसको भी तो दिखता है ना, उसे भी तो कानून व्यवस्था का पता है ना। मैं संजय भाई, मैं ये कहता हूं कि सभ्य समाज में विधायिका को पावर है। हाँ, हमारी संसद एक कानून बना दे कि जो लड़कियों को छेड़ेगा उसको जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। ये जो है वो शब्दावली जोड़ दे कि जहन्नुम क्या है, पहले तो ये परिभाषित करें कि जहन्नुम क्या है, उसके बाद वो सजा उसमें मुकर्रर करा दें। नहीं, इस एंगल से भी तो कपिश भाई सपा देख सकती है कि भाई ठीक है, ये एक शब्दावली है, भाई ठीक है, जहन्नुम का मतलब आप ऐसे भी तो देख सकते हैं कि भाई आपको कठिन सजा दी जाएगी। भाई अपराध की श्रेणी पे एकदम खड़े हो जाना कि नहीं ये तो गलती है, ये सवाल पैदा करता है ना कि संजय भाई, मैं सबसे बड़ी बात आपको कह रहा हूं, हाँ, कि अगर आपके हाथ में भगवान ने ताकत दी है ना, अपराध को रोकने के लिए, राम राज्य को स्थापित करने के लिए, किसी ने मना किया है? क्या राम राज्य में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसी वजह से थे क्या कि रावण को कहते कि तुम्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे? उन्होंने तो रावण का वध करने के बाद रावण के पैर के पास खड़ा होकर के शिक्षा ग्रहण की। हमारा देश का तो कल्चर ये है। और आपको अपने ही न्यायालयों पर भरोसा नहीं है कि वो जहन्नुम पहुंचाएंगे या नहीं, आपको अपने कानूनों पे भरोसा नहीं है कि कानून की धाराएं उसको जहन्नुम पहुंचा सकती हैं कि नहीं पहुंचा सकती। क्रियान्वयन कीजिए ना, आप स्वयं देखिए। इन्होंने एक आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के तत्कालिक लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलवा दी, एक FIR दर्ज हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है और डबल इंजन की सरकार किसकी है? अभी तक चार्जशीटेड क्यों नहीं है? अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं है? तो इस तरीके की शब्दावली, आप तुष्टीकरण के लिए आप किसी पे FIR दर्ज करा दें और बाद में आप चार्जशीट तक ना ला पाए। इसी तरीके से आपने RDX भी देख लिया, जहां हमारे कार्नवाइज 150 शहीद हुए थे। क्या हुआ? पता चला कि वो जीप किसकी थी, वो गाड़ी किसकी थी, वो कहां से RDX आया था, उसका स्वामी कौन है, उसका इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा, उसमें चार्जशीट आई कि नहीं आई? कपिश भाई, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जब से देश आजाद हुआ और आज तक कितने मामलों के सामने आए? आप मुझे गिनवा दीजिए कि भाई आपकी सरकार इतनी बार रही है कि आपने कितने मामले उजागर कर दिए। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, ये तो आपको भी पता है, राजनीति में इन्वेस्टिगेशन शब्द बहुत बड़ा है। हाँ, नहीं ये है, ये वास्तविकता है, ऐसे मानिए कपिश भाई। सरकारें किसी की भी रही हो, मैं आऊंगा पढ़ना जी, आपके पास जवाब लूंगा। मैं एक और सवाल ले रहा हूं, आप बताइए कपिश भाई, आप ही से ले रहा हूं, आप ये बताइए कि कबीर धाम की बात होती है तो आपत्ति होती है,
कटेंगे बटेंगे पर कह दिया जाता है तुष्टीकरण की बात है, एकता की बात है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे में भाई अगर किसी भी माफिया पे कार्रवाई होती है या एकता की बात होती है या कबीर धाम की बात होती है तो सपा को तो पहल करनी चाहिए। अभी आपने खुद कहा, देखिए कि रामचरितमानस की प्रतियां फूंक दी गई या रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणियां कर दी गई, क्या ये सारी चीजें किसी और धर्म पर भी हो सकती थी? मैं आपको ऐसे बार बहुत बार सारे कह रहा हूं, मुद्दे हैं अगर जिस किसी ने पे गैर सपा कानून मौन रही सुनो है। ना, हाँ सुनो, जी। कृपया 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 मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोई गैर विधिक कार्य कर रहा है तो उसको विधि के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। सरकार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की, उस समय 154 सीआरपीसी के तहत था। हम ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक चार्जशीटेड क्यों नहीं किया? क्योंकि सीआरपीसी 3 महीने का ही संज्ञेय अपराध में समय देती है, उससे आप ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं। 1.5-2 साल हो गया, वो बस्ता में आपने ठंडे डाल दिया। आप जिस भी सरकार की बात कर रहे हैं वो नकारा सरकार है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के बाद 3 महीने के अंदर या तो एफआईआर लगा दीजिए या चार्जशीट लगा दीजिए। आप रोकने का अधिकार आपको नहीं है, लेकिन आप विधि का ही उल्लंघन कर रहे हैं। ना आप एफआईआर लगा रहे हैं और ना आप चार्जशीट कर रहे हैं। तो यही है योगी सरकार, जिसको विधि का ज्ञान नहीं है। इनसे आप विधि सम्मत कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जहां तक रह गया बात कबीर धाम का, तो हम तो एक बात पूछ रहे हैं, कबीर दास जी इस देश की अमानत हैं। उनकी जाति कोई बता दे, उनका कोई धर्म बता दे, वो क्या थे? संत कबीर नगर में उन्होंने प्राण त्यागा था, और कहां पैदा हुए थे वो भी आपको मालूम है। कपिल भाई, आप भी एक जाति नाम धर्म की बात करने लगे। एक नहीं, सुनिए ये सुनिए संजय जातियों से भाई, कभी तो मैं एक बाहर बहुत निकलिए सीधी यार। बात कह रहा हूं। हाँ। अगर अगर सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप प्रगतिशील विचारधारा के, और आपका चैनल मार्मिक प्रश्न उठाता है और दूसरों को मौका देता है बोलने के लिए, इसलिए हम साधुवाद भी दे रहे हैं। शायद हम और किसी चैनल पे होते तो इतना बोलने का अधिकार मुझे नहीं मिलता। नहीं कपिल, मैं सभी आपको देते बार हैं। खैर बार जी, साधुवाद बोलिए। दे रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नाम बदल देने से उस जगह की तरक्की हो जाए तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन आप नाम बदल करके देश का और राजस्व नुकसान करें, आप रेलवे का राजस्व नुकसान करें, और उसके बाद आप क्या करें कि आप कंपोजिट विद्यालय और मॉडल विद्यालय 27,000 बंद कर दें, और 45,000 आप मॉडल वाइन चल, शॉप खोल दें। मैं और जरा नावेद कंपोजिट शिकोह जी वाइन से शॉप आपकी खोल बात दें। पे थोड़ा सा ले आप लेता हूं मुझे एक बार। बताएं। आपको फिर आऊंगा मैं आपके पास। नावेद भाई, जब भी योगी जी कुछ बोलते हैं तो हल्ला बड़ा मचता है, लेकिन उस हल्ले में अगर दर्द सबसे ज्यादा होता है तो वो सपा का दर्द दिखता है। अगर आप देखें जितनी चीजें कपीस भाई ने बोली है, देखिए कपीस जी, ये वास्तविकता है कपीस भाई, और नावेद भाई बड़े अच्छे से बता पाएंगे कि नावेद भाई बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी हैं। वास्तव में जो सवाल कपीस जी के हैं वो भी अपनी जगह है, क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे किसी भी प्रदेश की, वही रीढ़ की हड्डी भी होती है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की स्थिति सभी के सामने है। हाँ, माफियाओं को लेकर जरूर और भी काम होना चाहिए, लेकिन फिर भी नावेद भाई चलिए अलग हट के बात करते हैं कि बुर्के की बात की तो उसमें गलत क्या लगा। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कटेंगे बटेंगे की बात हुई तो क्या गलत हो गया, कबीर धाम की बात को लेकर बात हो ही रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन्हें लेकर यह कह दिया जाता है कि भाई सनातन की बात हो रही है या हिंदुत्व की बात हो रही है। तो भाई अगर भगवा पहरा है तो कोई एक फर्ज आपका भी तो होगा। नावेद भाई क्या लगता है आपको? जी देखिए, बात मानना पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ एक बड़े नेता हैं, एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं, और राजनीति में उनका एक इतिहास रहा है। लंबे समय तक वो सांसद रहे, और उनकी छवि जो है वो एक फायर ब्रांड, एक शब्द इस्तेमाल होता है, फायर ब्रांड नेता, यानी वो सख्त से सख्त शब्दों का इस्तेमाल करें। और जो कोई बड़ा नेता होता है उसके वक्तव्य, उसके भाषणों के समर्थन में एक बहुत बड़ी लॉबी होती है, और उतनी बड़ी लॉबी एक विरोध में भी होती है। ऐसे नेताओं के भाषणों को एक बड़ा वर्ग पसंद करता है जी, तो एक वर्ग जो है उसका विरोध करता है और उसमें कमियां निकालता है, और एक वर्ग तालियां बजाता है, बड़ा खुश होता है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। वो अपने वक्तव्य में, खासतौर से चुनावी भाषण में, अपनी उपलब्धियां भी नहीं बताते हैं, बल्कि इस तरह के बयान देते हैं जिस पर चर्चा हो, जिस पर आपत्ति हो, और एक वर्ग खुश हो। उनका कंटेंट होता है सनातनियों को एक करना। योगी आदित्यनाथ हमेशा इस तरह की कहावतें जिस पर आपत्ति की जा रही है वो आमतौर से आपत्ति की जा सकती है, विपक्ष आपत्ति कर सकता है। और कपिल भाई के जो आरोप हैं, जो उनकी तंज हैं, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आमतौर से ये कहा जाता है कि भाई हम तो कल
इतने घटिया होटल में मुझे रुकना पड़ा कि बिल्कुल जहन्नुम लग रहा था, ना कूलर चल रहा था ना एसी चल रहा था। हम तो चाहते हैं कि अपराध की दुनिया मिट्टी में मिल जाए। तो ये आम तौर से भी इस तरह की कहावतें इस्तेमाल होती हैं, ये थोड़ी सख्त कहावतें होती हैं, ये कोई ऐसे शब्दों का जन्म नहीं दिया है। मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ जी का एक वाक्य सफल हुआ, पॉलिटिकल माइलेज मिला, भारतीय जनता लेकिन वो पार्टी रूटीन को का वाक्य था, पर चर्चा क्योंकि हुई। वो योगी जी ने बोल दिया तो इसलिए ज्यादा प्रचलन में हो गया। भाई जहन्नुम में चले जाओगे, ये शब्द तो दुनिया भर के लोग बोलते हैं, आपने भी बहुत बार सुने होंगे, आपके मुंह से भी निकले होंगे। जहन्नम पहुंच गए, जहन्नम जैसा महसूस हुआ, यानी कष्टों भरी जगह जी। पर जहां सजा मिलती हो। हाँ। जहन्नम पहुंचाने का मतलब नहीं है कि हम उसका इनकाउंटर करके पुलिस से कहेंगे इसको गोली मार के हाँ। इसको कब्रिस्तान पहुंचा दो। इस अर्थ में काफिल भाई ले सकते हैं, लेकिन एक वर्ग ये कह सकता है कि ये कहावत तो हम अरसे से इस्तेमाल करते रहे, जो बचाव करना चाहेंगे। तो ये तो किसी भी नेता के साथ किसी भी के वक्तव्य पर इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन एक बात को समझना होगा, योगी आदित्यनाथ जी को कहीं ना कहीं इसका माइलेज मिलता है। इन बयानों से ही उनका एक बड़ा कद हुआ, इन बयानों से ही उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हुआ और 80-20 की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को नेशनल लेवल पर भी फायदा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्य नहीं किए या उत्तर प्रदेश की जनता, एक वर्ग बड़ा वर्ग है 40-45%, कभी 30%, कभी 50%, ऐसा वर्ग जो उनके कामों को पसंद करके वोट देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ऐसे वक्तव्य को ही पसंद करके वोट देता, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज इसका भाजपा को और योगी आदित्यनाथ को ऐसे भाषणों का मिलता रहा है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। भले ही और जितना विरोध होगा, जितनी आपत्तियां विपक्ष उठाएगा, समाज का एक वर्ग योगी आदित्यनाथ के ऐसे भाषणों से जितना चिढ़ेगा, उतना योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये सारे पॉलिटिकल पंडित जो है, राजनीतिक पंडित है, इस बात को मानते हैं और ये बात कहते हैं। एक बात को समझना होगा, योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपने विकास कार्यों के बूते पर ही नहीं है, इस तरह की बातों के लिए भी वो एक बड़े कद के नेता बने हैं। उनका कद बढ़ा है, उनका जनाधार। ये बात भी सही है कि लोकसभा हारे हैं। ये जहां पर उनको एक क्रेडिट दिया जाता है भाजपा को बढ़ाने का, वहां पर यह भी कहा जा सकता है, कपिल भाई सही कह रहे हैं कि लोकसभा में पूरे भारत में इतना नुकसान कहीं नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुआ। इस बात को स्वीकार करना। एक चीज को समझना होगा, योगी आदित्यनाथ एक राष्ट्रीय लेवल के नेता बने हैं और उनके ये भाषण पसंद किए जाते हैं और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का क्रेडिट उनको दिया जाता है और देना भी चाहिए। ये भाषण जब होते हैं ना तो तालियां खूब बजती हैं, क्राउड खूब इकट्ठा होता है। और मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, मतलब तमाम प्रदेशों में भी योगी एक नेशनल नेता के तौर पर नेक्स्ट टू टॉप 3 जैसे नेताओं में उनका शुमार हो गया है। एक बात को समझना होगा, अभी बिहार चुनाव का थोड़ा सा जिक्र करना होगा और योगी आदित्यनाथ की वहां की उपस्थिति का जिक्र करना होगा। देखिए, योगी जब भी किसी आसपास के या देश के किसी भी राज्य में चुनाव हुआ, वो स्टार प्रचारक के तौर पे गए और उनका भाषण बड़ा पसंद किया गया, बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हुई। लेकिन अभी जो बिहार चुनाव में उनकी जनसभा लगी, उस पर तमाम चर्चाएं जो हुई, बिहार में कुछ मित्र हैं जो जमीन पे काम कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा योगी बहुत बड़ा जनाधार पैदा करते हैं, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं, बतौर स्टार प्रचारक बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन इस बार बिहार में थोड़ा सा उनके वक्तव्य को राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी बड़ा नकारात्मक समझा। टेक्निकली वहां पर होता क्या है कि ध्रुवीकरण कम होने के चांसेस, बिहार का मिजाज वो है, उत्तर प्रदेश का मिजाज है कि ध्रुवीकरण आसानी से हो जाता है। वहां जाति इतना हावी है कि ध्रुवीकरण बहुत आसानी से नहीं होता है। वहां पर जब इस तरह के भाषण पेश किए गए तो बताया जा रहा है कि वो मुसलमान जो कहीं ना कहीं भाजपा को हराने में अपनी एकजुटता और अपने एक ताकत को वोट देने की जो उनकी क्षमताएं हैं, वो भाजपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश एक समुदाय करता है। वो समुदाय बिहार में बिखर रहा था। गठबंधन के अलावा कोई कुछ थोड़ा सा नीतीश बाबू के साथ जो ट्रेडिशनल एक विश्वास जुड़ा हुआ है वो जा सकता था। कुछ लोग पीके की तरफ भी नजरें लगाए हुए थे। ओवैसी तो है ही जो मुस्लिम वोट कटवा के तौर पर बदनाम है। ऐसे में योगी जी के जाने से 17-18% वोट बेस बन गया इंडिया गठबंधन का। तो इस बार थोड़ा सा पासा उल्टा पड़ा, जबकि योगी आदित्यनाथ का
हर दौरा, हर भाषण भारतीय जनता पार्टी के लिए रामबाण होता है और हर राज्य में जहां जहां भाजपा जीतती है योगी जी का बड़ा श्रेय जाता है। लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं बिहार के जो ग्राउंड पर हैं कि इस बार थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, क्योंकि इस तरह के भाषण थे वहां पर ध्रुवीकरण होने की उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन मुस्लिम एकजुटता जो बिखरने की संभावना बन रही थी और इंडिया गठबंधन को थोड़ी सी घबराहट थी कि ओवैसी वहां पे काम कर रहे हैं, नीतीश बाबू के साथ भी मुसलमानों का विश्वास है, पीके भी वहां पर अपना एक नया वोट तैयार कर रहे हैं, ऐसे में योगी जी का पहली बार बताया जा रहा है कि फायदा नहीं, उनके भाषण शायद नुकसान कर दे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अपर्णा जी, कपीश जी ने बहुत सारे सवाल आपकी तरफ उछाले। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इनको न्यायालय पर भरोसा है। हाँ। तो क्यों आजम खान जी बोलते हैं, क्यों आप बोल रहे हैं आजम खान जी को, जो न्यायालय ने उनको कुछ एक मामलों में दोषी करार दिया है, उनको सजा हुई है। अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनके सारे केस वापस लेंगे? और ये बताइए, राम गोपाल यादव जी ऐसा क्यों कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज और जिला जज जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के इशारे से चलते हैं, अगर आपको न्यायालय प्रक्रिया पर भरोसा है? शिवपाल चाचा क्यों बोलते हैं अगर इनको न्यायालय पर भरोसा है तो? आखिरकार आपको अगर न्यायालय पर भरोसा है तो केस लेने की वापस बात नहीं करनी चाहिए थी, ये सोचकर बयान देना चाहिए था आदरणीय प्रवक्ता महोदय को। दूसरा, आपने कहा रामचरितमानस को आपने फाड़ दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने फाड़ दिया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मानी एफआईआर दर्ज भी हुई, फोन किसने किया था, अंदर की बात तो बता दीजिए। आखिरकार माफी कौन मांग रहा था, पीछे कौन पड़ा था? खैर, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगी, ये बहुत विवादित विषय हो जाएगा इस डिबेट के लिए। सभी मामलों को आप लगातार बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर आप अगर योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर सख्त है तो आपको आखिर समस्या किस बात से है? उस समस्या है, अगर उस बात से समस्या है आपको कि आप, कोई बेटी अगर जा रही है ऑटो में और एक ऑटो ड्राइवर उनके साथ रेप करता है, हत्या कर देता है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए अगर कानून व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है आदरणीय संजय गिरी जी, तो मुझे बताइए उनको झांलू क्यों ना पहुंचाया जाए? मुझे तो ऐसा लगता है समाज के उस तबके को जो ये लोग मैसेज देने में हम लोग कामयाब हो पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है कि कम से कम अपराध कम हो रहे हैं। और एक सख्त लहजे में किसी भी मुख्यमंत्री को रहना चाहिए, न कि एक ऐसा लहजा होना चाहिए कि मेरठ में किसी व्यापारी की बेटी को उठा लिया जाता है किडनैप करके और उसे 1 महीने तक कुछ अपराधी अपने पास रखते हैं, और मेरठ की बेटी का जब शादी होती है, इज्जत बचा के उसने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी समाजवादी पार्टी सरकार में, और उसके बाद उसकी शादी क्या जैसे तैसे किसी उनके माता पिता ने फिक्स की तो शादी से 3 दिन पहले फिर बेटी को उठा लिया जाता है और उसके साथ बलात्कार होता है और उसकी शादी नहीं होने देते हैं। क्या ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करने की कोशिश कर रहे हो और आप सराहना कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की? क्या एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जिस पर जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी? क्या एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जिस पर डीजीपी को मारपीट किया गया था, उसके पीआरओ पर हमला कर दिया था, मरा हुआ छोड़ दिया था और अखिलेश यादव जी ने केस वापस ले लिया था? क्या एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत अच्छा है, सराह रहे हैं, 100 नंबर की गाड़ी को आप लगातार दंगा हो रहे थे मुजफ्फरनगर में, उसमें आजम खान जी इस्तेमाल कर रहे थे अपने लोगों को बचाने के लिए और उनकी केस तक वापस ले लिए गए। क्या ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की बात आप, अगर ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की बात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं भविष्य में कि देखिए हम एक साफ संदेश दे रहे हैं उन अपराधियों को, अतीक अहमद जैसे लोगों को, मुख्तार अंसार जैसे लोगों पर जाके फांसियां नहीं पड़ेंगे, संवेदनाएं नहीं करेंगे और हम पुष्टिकरण नहीं करेंगे। एक समुदाय विशेष के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। किसी ने समाजवादी पार्टी के नेता थे, हमें याद है अयोध्या की दलित बेटी थी, उसकी हत्या कर दी, उसके साथ रेप हो जाता है 13 साल की बेटी के साथ, और क्या होता है, कहते हैं डीएनए जांच करा लो। आप बेटी के साथ नहीं खड़े हो, पीडीए की बात करने वाले। आप बताइए उपचुनाव में इसी दलित बेटी की एक हत्या कर दी जाती है, क्यों नहीं निकला ट्विटर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी से और किसी प्रवक्ता से? इन्हीं के कुछ यादव समुदाय के लोगों ने उसकी हत्या कर दी, इस पर बोला नहीं गया। क्यों तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं आप हर तरफ जातियों की बात कर लीजिए, आप जातियों में बांटने की किस हद तक बात कर रहे हैं? क्या इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं न्यायालय व्यवस्था। अरे माननीय, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर इतना ही भरोसा है तो ऐसे आप आजम खान के उस पर क्यों बात कर रहे हैं? दूसरा, मुझे एक बात बताइए महोदय, आप लगातार कह रहे हैं
कि ये अपशब्द बोल रहे हैं। कौन सा अपशब्द बोल दिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और आपने क्या नहीं बोल दिया? मैं कंपैरिजन करके बता सकती हूँ। आप एनसीआरबी के डाटे की बात कर रहे थे। अरे एफआईआर दर्ज नहीं होती थी तो एनसीआरबी का डाटा कहां से आएगा? 2023 का भी डाटा देख लीजिए, दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया। और उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे नेशनल में अगर बात की जाए तो 45% की कमी आई है पूरे, अगर नेशनल की बात की जाए। और आबादी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो आप हमेशा ये ढिंढोरा पीटेंगे, देखिए नंबर 1 है, नंबर 1 है। लेकिन अगर बाकायदा देश के आंकड़ों की बात की जाए तो आप देखिए एनसीआरबी के आंकड़ों में कितना, सीएजी की रिपोर्ट पर बात कर लीजिए। आप बात कर लीजिए विकास को लेकर, आछे एक्सप्रेस वे बन के तैयार है और आप देखिए 11वें एयरपोर्ट नंबर 1 है पूरे सारे प्रदेशों में। कहां बात करेंगे आप? इन 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश कहां से कहां, और हमारा देश आज देखिए ग्लोबल लीडरशिप में सबसे आगे। आज बात मानते हैं, आज लोग ये मान रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल लीडर के तौर पर सक्षम साबित हुए हैं। आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप एक पार्टी विशेष का पक्ष रख रहे हैं। जी बिल्कुल, पार्टी विशेष का पक्ष। कपिश भाई आपको आऊंगा, हाजी नाजिम भी हमारे साथ हैं। नाजिम भाई, बहुत सारी चीजें हैं। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब योगी जी बोलते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मुस्लिमों को अलग करने की बात करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में अगर विकास होगा तो वो किसी एक जाति विशेष धर्म के लिए होगा? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधी मारे जाएंगे तो क्या किसी एक जाति विशेष धर्म के लिए होंगे? हाँ संजय गिरी जी, मेरी आवाज आप तक जी 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 आ रही है, बोलिए। हाँ देखिए संजय जी, देखिए अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अगर माफिया हो या कोई, पहले तो उसका ना कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता जी। अब वो जो माफिया जो होते हैं वो उनको कानून के तहत उनको सजा मिलती है, लेकिन पार्टिकुलर अगर उनके नाम के अगर उनका धर्म या मजहब ढूंढा जाए तो ये दिक्कत यहाँ पे आती है। और दूसरी बात ये एक और है, यहाँ उत्तर प्रदेश, हम हमेशा सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विचारधारा हैं जहाँ देश के घातक है। अभी आपने देखा होगा एक घटना घटी थी जहां एक महिला के दरवाजे पे आकर कुछ लोगों ने आकर किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करा था और खूब इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी। तो मैं तो माननीय योगी जी से अपील करूंगा कि भी ऐसे लोगों के खिलाफ रासों के तहत कार्रवाई हो, ताकि हमारी बहन बेटियां, जो सुरक्षा की बात होती है वो सुरक्षित रहे। लेकिन पार्टिकुलर वो एक समुदाय से आती है तो उस समुदाय को देखते हुए दूसरे समुदाय वालों ने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करा था। और सब दो, पहली बात तो ये होगी, और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए योगी जी तो उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री है, और हर सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि बिना भेदभाव के सबको जो योजनाएं दी जाए। ये नहीं कि भी हाँ मैं मुस्लिमों को दे रहे, हिंदू भाई को नहीं दे रहे। अगर यहाँ पर अगर योजनाओं में अगर भेदभाव होता है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हैं कि यहाँ पे योजनाओं का लाभ एक समुदाय को मिल रहा, दूसरे को नहीं मिल रहा। अगर ये कह दे ना कि हाँ यहाँ सिर्फ मुसलमानों को पूरी योजनाओं का लाभ हो रहा है, आवास विकास है, पीएम योजना, बहुत सारी ऐसी, और उसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड की भी बात होती है। तो देखिए योजना जो भारत सरकार की होंगी या राज्य सरकार की होंगी वो हर समुदाय को उसका लाभ मिलेगा, किसी एक समुदाय को लाभ नहीं मिल सकता। और यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से शासन में प्रशासन की बात है, आपने देखा होगा कि हाथरस की घटना भी हम लोगों को याद है कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ था, रात के अंधेरे में किस तरीके से अंतिम संस्कार हो गया था। और आपने उन्नाव की घटना को भी देखा होगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बेटी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की। और उसके साथ एक चीज और है जो हमेशा हम लोगों के दिल में एक टस सी लगी हुई है संजय जी, एक बुलडोजर का मामला ऐसा आता है कि हाँ देखिए एक समुदाय को देखकर यहाँ पर बुलडोजर चल जाता है। तो देखिए बुलडोजर की प्रक्रिया तो सबको पता है कि ये प्रक्रिया क्यों होती है, लेकिन वो बुलडोजर जो जाग जाता है जब एक पार्टिकुलर नाम आता है। अब मुझे नाम बताने की तो जरूरत नहीं है संजय जी, क्योंकि बुलडोजर जब सोया रहता है, जहां एक नाम आता है तो वहां जाग जाता है, लेकिन जब दूसरे समुदाय का नाम आता है तो वो सो जाता है। लेकिन खैर ये एक मामला ऐसा है, लेकिन मैं ये योगी जी की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का माहौल है वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासनकाल में यहाँ पे आवाम अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। चाहे हमारी बहन बेटी रात के अंधेरे में निकल जाए या व्यापारी सड़कों पे आ जाए या 69,000 उर्दू शिक्षक अपनी बहाली के लिए अपील करते रहे, कहते रहे
मतलब यह सब सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर। और हम तो तारीफ करते हैं योगी जी के शासन काल में सब सुरक्षित है, क्योंकि ये चलिए मुल्क भी रुद्र प्रताप जी, सुरक्षित हाथों में है। योगी जी के शासन में सब सुरक्षित हैं, लेकिन ये जो लेकिन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी साथ में है। इस पर भी थोड़ा सा पन्ना जी जवाब दीजिएगा, जब आपके पास आऊंगा इस पर भी जवाब दीजिएगा। रुद्र प्रताप जी, सभी लोगों को आपने सुना, क्या लगता है आपको, कितने सहमत है आप कपीश जी से या नावेद सिको जी से, या जो लेकिन के साथ सवाल हाजी नाजिम जी ने छोड़ा है? जी संजय जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, बोलिए। हाँ। देखिए संजय जी, योगी आदित्यनाथ का कोई ये जो बयान देने का तरीका है वो नया नहीं है। हाँ। वो हमेशा से उनका वही तल्ख और ये वही तेवर है। और उनके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वैसे ही रहे, बदलाव उनके अंदर नहीं आया। और खास करके जैसे देश की अगर राजनीति की बात करी जाए तो राजनीति में हम उन्हीं चीजों को पकड़ते हैं जो अपने मतलब की चीजें होती हैं, और उन्हीं चीजों का प्रचार प्रसार भी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने एक ही शब्द बोले हैं, एक ही बयान दिए हैं, लेकिन हर चीज का प्रयोग अपने समझ के हिसाब से किया जाता है। और राजनीतिक पार्टियां हो या कोई भी संगठन हो अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। और ये एक तरफ की बात नहीं होती है। जब आप देखेंगे कि तो हर पार्टियों में बयान इसी तरह से दिए जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि आज ही SIR की बात हुई है, तो सपा का बयान आ गया है कि इस पे एक धर्म के साथ हो सकता है कि उनके वोट काट दिए जाए। तो ये तो धार्मिक आधार पर या जातिगत आधार पर जो लोग जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उस तरीके से चीजें करते हैं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का काम करने का जो तरीका है, जो बात करने का तरीका है, वो जैसे कहा जाता है कि एक संत हैं, तो वो उनके छवि में झलकता है। वो बातों को घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ कर नहीं कहते, नहीं तो एक राजनीतिक तौर पर वो बड़े सफाई से अपनी बात को कह करके निकल जाते। लेकिन जो उनकी छवि बनी है उसी छवि के साथ वो आगे बढ़ते हैं। चाहे कार्रवाई करने वाले मामले की बात हो या आज के डेट में अगर कोई भी बात होती है कि अधिकारी हो या पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि उनको चापलूसी पसंद नहीं है, उनके पास लोग जाकर के ऐसा नहीं है कि उनके बीच में बैठ के चापलूसी की बात करें या कोई चीज ऊपर नीचे की बात, जो बातें होंगी उनके मुंह पे आ जाएगी। और वही तल्ख तेवर उनको जो है उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाता है कि एक नेता के तौर पर लोग, जो आम जनमानस उनको इसी वजह से पसंद कर रहा है कि कार्रवाई के मामले में वो कहीं ढीले नहीं पड़ते हैं। अगर बात तो चाहे बुलडोजर की कार्रवाई की बात करी जाए या हम 8 साल के उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें, जब से वो सरकार में आए हैं, देखिए हर राजनीतिक दल राजनीति कर रही है, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन जो आम जनमानस है उसको कहीं कष्ट नहीं है। हाजिम नाजिम जी तल्ख कस रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसी योजना कोई नहीं बता सकता है कि कट्टर हिंदूवादी छवि होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज को कोई ऐसी योजना हो जिसका लाभ न मिल रहा हो और कहीं उनके साथ कोई अनदेखापन किया जा रहा है। तो वो उनकी एक स्पष्टवादी छवि है और उसी के साथ वो करते हैं। तो जब वो जनता को एड्रेस कर रहे हैं, देखिए नेता और जनता का जो कनेक्शन होता है, जो लोकप्रियता होता है, इसी बात पे होता है कि जब वो दिल से उसको कनेक्ट करती है, वो आचरण में आपके दिखने चाहिए। आदित्यनाथ जब सांसद थे तब भी उनका आचरण यही था, उनके बोलने का अंदाज तब भी वही था, और जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तब भी उनके बोलने का अंदाज वही है, क्योंकि वो अपने अंदाज को नहीं बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री पद बनने के बाद चीजों को बदल दे। और जहां तक रही शब्दों की बात, ऐसा कोई शब्द ऐसा नहीं है इस देश की राजनीति में जो अब बचा हो कहने के लिए। कोई नैतिकता के आधार पर किसी राजनीतिक दल को प्रवचन अगर देता है तो मुझे लग रहा है कि ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि राजनीति ने तो बहुत निम्नतर स्तर अपना लिया है। और उनके जो वाक्य हैं, जैसे नावेद जी ने भी कहा, ये बहुत आम सी भाषा है। आज के डेट में कुछ ऐसे मुहावरे हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं, उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं या उसका अर्थ क्या निकालते हैं वो अलग बात है। लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे इस्तेमाल होने वाले शब्द होते हैं कि नर्क में भेज देना, जहन्नुम भेजन देना, ये एक कहने का तरीका है। तो राजनीतिक पार्टियां पहले से ही किसी को लेकर के एक मंशा बना करके पहले से बैठी होती हैं कि किसके बयान को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आदित्यनाथ बोलेंगे तो उनके हर बयान को हिंदू मुस्लिम के तराजू पे तौला जाएगा, अगर बात विकास की होगी तो भी उसको उसी तरीके से लिया जाएगा। तो ये तो देखिए होने वाली तरीका है, और आदित्यनाथ आज के डेट की राजनीति को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए हैं। उनको ये पता होता है कि कौन सी चीज को कब बोलना है और जनता पर उसका क्या प्रभाव होता है। तो नेता वही अच्छा है
जो अपने जनता को एड्रेस कर सके, जो उनके वोटर हैं, जो उनको सपोर्टर हैं, अगर उनसे उनको खुशी मिलती है और अगर उसको खुश होते हैं तो मुझे लग रहा है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वोट के आधार पर, उन्हीं के समर्थन के आधार पर अगर वो चुनाव जीत रहे हैं तो उनको एड्रेस वो करते हुए अगर उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से अनुचित है। और खास करके तब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करी जाए कि जिसमें शब्दों की कोई मर्यादा बची ही नहीं है। शब्दों की मर्यादा का स्तर तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना निम्न हो गया है कि अब उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ की शब्दावली भी बहुत अच्छी है, उनके कार्य करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और जो उनकी बातें होती हैं वो स्पष्ट होती हैं, उसमें वो कहीं से भी संशय कि अगर वो मिट्टी में मिलाने की बात विधानसभा में कह सकते हैं तो ये माना जा सकता है कि एक नेता अपनी बात स्पष्ट रखता है। ऐसा नहीं है कि मुंह में कोई और बात चल रही, पीठ पीछे कोई और बात चली, आप सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं पीठ पीछे। तो उन्होंने वो चीज कहा है तो करके अपने एक्शन से दिखाया है, और उसका परिणाम आप देखिए कि इस प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात का विरोध नहीं कर रही है। अगर हम बुलडोजर की कार्रवाई की बात करते हैं तो पूरे देश में कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन वाकई इसकी जरूरत उत्तर प्रदेश को थी, क्योंकि जिस तरह से अपराधीकरण था इस प्रदेश में, इतनी आसानी से इससे छुटकारा नहीं मिल सकता था। आप और हम नोएडा यहाँ रहते हैं, आपने देखा होगा कि मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, इस तरह की घटनाएं इतनी आम हो गई थी कि लोग रोड पर बात करते हुए जा नहीं सकते थे, इतना डर हुआ करता था। लेकिन आज वो सब चीजें आमने सामने दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, लोगों को, आम जनता को वो चीज दिख रही है। अपराध खत्म नहीं हो सकता है या अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो आम जनमानस के बीच वो चीज होती दिखती है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार का वो स्तर नहीं दिख रहा है आम जनता को जो पहले हुआ करता था, सामने सामने की जो लूट हुआ करती थी। तो ये उनकी जो एक तरह से प्रशासन की जो शैली है, बात करने का उनका तरीका है, खास करके आपने देखा होगा उनके काम करने की जो शैली है। पहले मुख्यमंत्री लखनऊ से नहीं निकला करते थे, और मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में आदित्यनाथ कोई ऐसा दिन होगा जो लखनऊ में रहा करते होंगे। पूरे प्रदेश को उन्होंने, हर जिलों को 2-2, 4-4 बार का दौरा कर चुके होंगे। नोएडा लोग आते नहीं थे, नोएडा हमको लग रहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 20-25 बार आ चुके होंगे। तो सवाल दोनों तरफ से मैच करता है कि उनकी कार्य क्षमता भी उस तरह से दिखती है, उनकी भाषा भी में उस तरह से चीज दिखती है, और लोग इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को आज के समय में पसंद करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करते हैं, कि उनकी कथनी और करनी दोनों एक तरह से होती दिखाई दे रही है। अगर वो कह रहे हैं तो कर रहे हैं, कह रहे हैं तो कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत सारी चीजें डॉक्टर नेपाल जी, अगर आप देखें, सभी लोगों को आपने भी सुन लिया। यहाँ 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो हाजी नाजिम जी ने कही कि अगर बुलडोजर की बात आती है तो भी एक धर्म विशेष को जोड़ दिया जाता है। यहां पर अभी हाजी नाजिम जी ने एक उंगली उठाई, जैसे ही सिंह साहब ने बोला कि योजनाएं सभी के लिए बनती हैं, उन्होंने एकदम उंगली उठाई। उसका मतलब मुझे ऐसा लगा कि योजनाएं भी विशेष के लिए बन रही हैं, कुछ ऐसा इशारा सा लगा। मैं आप ही के पास से नेपाल जा रहा हूं कि वर्तमान में आप देखें कि कुछ भी होता है, कोई बयान भी आता है तो वो भी धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है। अगर भगवा अपने घर में लगाने की बात की जाती है कि भाई झंडा अपने घर में लगा लो, तो भी वो मैसेज दिया जाता है कि नहीं, इसलिए बोला गया है कि इससे एक पर्टिकुलर विशेष धर्म को दिक्कत हो जाए। आखिर जब सड़कें बन रही हैं तो सबके लिए बन रही हैं, स्कूल हैं सबके लिए हैं, योजनाएं हैं सबके लिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब अखिलेश यादव जी हाईवे का निर्माण कर रहे थे तो उस पर उन्होंने कहा होगा कि केवल यहां पर मुस्लिम ही चलेंगे, यहां पर हिंदू नहीं चलेंगे। सभी के लिए सरकारें कोई भी काम करती हैं और सरकारों ने काम किया है, लेकिन यहां पर कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक धर्म विशेष को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो क्या सनातन की बात कर देना ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, या अपनी बात को बेबाक रख देना ये शब्दों का हेरफेर हो गया है? और नैतिक शिक्षा की बात, इस बात पर तो कितनी बात हो चुकी, क्योंकि यहां तो आप देखेंगे कि जो शब्दों की लक्ष्मण रेखा है वो शायद ही कहीं बची है। नेपाल सिंह जी। जी देखो, इसको जो आप ही सभी लोगों को मैंने सुना, और जो मेरा जितना छोटा मोटा ज्ञान बैठता है, मैंने जो 4-5 मुद्दे इसमें देखे हैं, मैं छोटा छोटा आपको बताना चाहूँगा। एक हम मकान बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारी ईंटें लगाते हैं, उसकी नींव बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ लगाते हैं। वो एक स्थायित्व है, वो ज़रूरत है, स्थायित्व है। विकास पूरे देश का एक स्थायित्व मुद्दा होता है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से, अपने अपने संसाधनों के हिसाब से करती है। जैसे पेंट अलग अलग करते हैं, पेंट क्योंकि दिखता है लोगों को, जब उसकी बार बार उसको चेंज करते हैं तो पेंट अलग अलग दिखता है। पेंट कभी कोई राजनीति का करता है, कोई धर्म का करता है, कोई सनातन का करता है, कोई हिंदुत्व का करता है, कोई माइनॉरिटी का करता है, कोई मेजॉरिटी करता है। ये एक पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है अपनी वोट को लुभाने की।
अब आप थोड़ा इसको ऐसा समझने की कोशिश करिए, जब हम देश से बाहर की बात करते हैं तो हम देश पर यूनाइट होते हैं। अभी हमारा कोई झगड़ा हुआ पहलगाम पे तो पूरा देश यूनाइट हो गया, नहीं बहुत गलत हुआ सारा, ना कोई इसमें हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई द्रविड़ था, ना कोई नॉर्थ इंडियन था, सब इकट्ठा हो गया क्योंकि देश का मुद्दा आया। देश के बाद फिर दूसरा मुद्दा आता है धर्म का मुद्दा, जो पूरे देश में चल सकता है, पूरे देश में जाति नहीं चला सकते, पूरे धर्म का मुद्दा चलाता है, उसमें फिर हम उसको यूज करते हैं। एक सेकंड टूल होता है हमारे पास में राजनीति में, और थर्ड टूल होता है जितना छोटा छोटा चुनाव जाएगा जाति का चुनाव आ जाता है, फिर वो जैसे जैसे स्टेट में जाएंगे गांव पे जाएंगे और जाति में बढ़ जाता है। ये एक चीज है। तीसरा चीज एक समझने की कोशिश करिए, क्रिकेट का गेम आपने कभी देखा होगा, क्रिकेट में कप्तान होता है और उसमें अलग अलग बॉलर और अलग प्लेयर की अपनी क्षमता होती है। आपका सहवाग आएगा तो वो फास्ट बॉलिंग ही करेगा, वो कभी भी स्लो नहीं करेगा। गावस्कर भी आएंगे धीरे धीरे करेंगे, सचिन तेंदुलकर जी धीरे धीरे करेंगे। तो हर एक प्लेयर की अपनी एक क्षमता होती है, कैप्टन अपने हिसाब से होता है, कभी कभी ओपनर को पीछे भेज देता है। अब जो नावेद भाई ने कहा था, मैं वहां पे लाके कैलकुलेट कर रहा हूं इस चीज को, मैं बाकी छोटे मुद्दों में नहीं आता, वो आप लोग अपनी पार्टी में कर लीजिए। एक पॉइंट को आप समझ कोई कि बिहार में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये मुद्दा वहां ले जाना पड़ा। नावेद भाई ने इसको अलग तरह समझा, मैं इसको अलग तरह समझ रहा हूं, क्योंकि प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटजिस्ट होने के नाते उन्होंने अपनी वोट को एक बहुत तरीके से ले लिया था, और जो भाजपा के बुद्धिजीवी लोग थे वो धीरे धीरे प्रशांत किशोर को पसंद करने लगे थे। एक मुद्दा ने छेड़ा कि मैं लिख कर देता हूं कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जैसे उन्होंने मुद्दा छेड़ा तो माइनॉरिटी के दिमाग में बात घुसी कि नीतीश नहीं बनेंगे तो कोई ना कोई भाजपा का व्यक्ति बनेगा, भाजपा आइडियोलॉजी का व्यक्ति बनेगा, तो वो सब के सब राजदा के जानेंगे, राजदा उछलने लगा। जहां तक मर्यादा की बात है, मर्यादा के बारे में हमें बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आपने भी कहा कि साहब नहीं ऐसा होना चाहिए, पार्लियामेंट है, नियम है। पार्लियामेंट ने कब बनाया कोई कानून, वक्फ बोर्ड को कहते हैं तो फाड़ के फेंक देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कोई गलती नहीं है, हम फाड़ के फेंक, तो मर्यादा की तो यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। अब इसमें मुद्दा निकल के आता है, ऐसा क्यों कहा गया कि अब भाजपा की जरूरत पड़ी कि उसको ध्रुवीकरण करना ही पड़ेगा। वे मान चुके कि मुस्लिम वोट उसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जाता है वो छटक के जा चुका है राजद के पास। तो अब जितना वो मुस्लिम वोट को ध्रुवीकरण करेगा, वो उतनी हिंदू वोट को अपनी यहां ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेगा, और मुद्दा इस तरह जाकर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ यहां पे जाकर लास्ट में ध्रुवीकरण होगा। और उसके फास्ट बॉलर जो हैं वो योगी जी हैं। आपने देखोगे ना, अब जब सिनेमा देख के जाते हैं तो एक हीरो होता है, अजय देवगन होता है, सनी देओल होता है, उन सब अपेक्षा करते हैं, लेकिन उनका एक लोहे का हाथ, नलका फाड़ने का, दो ही चीज डायलॉग याद रहते हैं उनके। जब पूरी पिक्चर देख के निकलते हैं तो डायलॉग एक दो याद रहता है, सब चीज याद नहीं रहती है। उसको मारना है, उसको खन्ना को मार देना, ये तो उसका काम है, उसको इसलिए तो हीरो बनाया गया है। लेकिन इसका डायलॉग है जो हमको गांव गांव में गाते फिरते हैं, तो वो डायलॉग क्या हो, इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनती है। वो डायलॉग फिर समय पर बोला जाता है, उस डायलॉग को प्रमोट किया जाता है, कुछ आप लोग भी प्रमोट कर देते हैं उसको चला कर, तो वो लोगों के दिमाग घुसता है, फिर उससे ध्रुवीकरण होता है। और जो 10% वोट जो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ये मुद्दा जो उठाया गया, उन्होंने दो ही मुद्दे उठाए योगी जी ने, क्योंकि उसके फास्ट बॉलर हैं, आक्रामक बॉलर हैं, ओपनिंग करने आ चुके हैं। पहला, सबसे पहले जो आज भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो आपके साथ लोग हैं एनडीए गठबंधन के साथ में, वो महिलाएं उनकी सबसे बड़ी वोटर हैं, नीतीश जी के साथ भी हों या भाजपा के साथ भी हों, और वो उसी को फोकस करना चाहते हैं। और उनके साथ सबसे दो मुद्दा सबसे पहले आता है, एक सुरक्षा का और एक धर्म का। महिला के साथ दो मुद्दे बहुत ही, उसको वो धर्म में बहुत आस्थावान है और वो सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है, और वो दोनों मुद्दों से किस तरह बहुत सही तरह कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल और ये दोनों मुद्दे उन्हें योगी में चमकते हैं, मतलब योगी जी वो स्टार्ट जाएंगे ना खुल के, पूरे स्टेडियम में कैसे उत्साह आएगा। आए 4-5 छक्के मार दिए, फिर चल दिया, तो फिर एकदम टीम उत्साहित हो जाती है। हाँ, कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, टीवी डिबेटर स्टार्ट होते हैं, सर्वे बदलने लगते हैं, और फिर वोट बदलने लगती है, सभी करते हैं। भाई आपसे ये जो आप कह रहे हैं कि इससे पहले क्या होता, आपने मुद्दा चुराया और चल गया उनका कि संविधान बदल देंगे। हाँ। कैसे ऐसा कैसे होता है, संविधान कौन बदल सकता है? क्या ऐसे पूरी देश में ऐसा संविधान प्रावधान है कि वो सेकुलर कंट्री से जो है कम्युनल कंट्री हो जाएगा? ऐसा प्रावधान ही नहीं है। लेकिन चला, मुद्दा चल गया ना, भाजपा भी हार गई, योगी जी भी हार गए, ना योगी का बुलडोजर चला, ना मोदी का विकास चला।
बड़ी मुद्दा कभी कभी चल जाता है, पक्ष कब चल जाता है, विपक्ष कब चल जाता है। हाँ। लेकिन अब वहां जरूरत सिर्फ एक ही जगह बैठ गई की है। विकास तो जो योगी जी ने कर दिया सबको पता है, सड़कें बन गई सबको दिखती हैं, ट्रेन चल गई, वंदे भारत चल गई सबको दिखती हैं, हवाई जहाज 75 की जगह 150 एयरपोर्ट बन गए सबको दिखते हैं। क्योंकि जनता का एक तासीर होता है, जनता कितनी भी भ्रष्ट हो अपने नेता को ईमानदार देखना चाहती है। योगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं, ठीक है उनके निष्ठा का सिस्टम भ्रष्ट हो चुका, लेकिन योगी अपना भ्रष्ट नहीं देखते, नंबर एक। लेकिन जब हम लालू यादव की बात करते हैं तो वो पूरा दिखता है, रेलवे घोटाला, फलाना घोटाला, सब कुछ दिखता है, सच्चा कितना जोड़ में समझ आता है। योगी के पास अभी ऐसा कुछ नहीं दिखता। दूसरा, जनता कितनी भी कमजोर हो अपने लीडर को बहादुर देखना चाहती है। उन्होंने कहा जानवर पहुंचा देंगे, ये अच्छा लगता है, जानवर लगता है कि अच्छा लगता है इसको, जनता को लगता है कि मेरा कोई हीरो आ जो गया है। जनता को अच्छा और लगता है। हाँ। और ये चीज कपीस भाई, राजनीतिक लोग होते हैं वो साइको एनालिस्ट होते हैं, वो कम्युनिकेशन की भाषा इतनी फास्ट करते हैं और वो उस अपने सेगमेंट को जानते हैं मुझे अपना प्रोडक्ट कहां बेचना है, सब लोग वही कर रहे हैं। कपीस भाई बोलिए जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कह दें कि जिन भाषाओं का उपयोग वो कर रहे हैं, शायद पूरे देश के अंदर जब हम फेडरल रूप से हैं, हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है। आखिर क्यों नहीं करता है? भाई भारतीय जनता पार्टी, कपीस भाई चाय वाला, चौकीदार है ना, भगवाधारी फेंक देंगे नहीं है ना, छोड़ के भाग जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इमरान जी ने कह दिया था कि लड़कियों के साथ ऐसा तो हो ही जाता है। हाँ। इन तीन चीजों पे क्योंकि आज कपीस भाई, पता नहीं क्या कह देता है, कपीस भाई मैं तो शब्दों की बात कर रहा हूँ, ममता बहन कुछ क्या कह देती है, किसी को नहीं पता। मैं तो कपीस भाई शब्दों की मर्यादा की बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो शब्दों की मर्यादा की बात कर रहा हूँ कि आज की तारीख में जो राजनीति में शब्दावली जो दूषित हुई है वो शायद ही कहीं हुई होगी। जी बोलिए। इतनी शर्मनाक बात थी, राहुल गांधी एक कितने जिम्मेदार देश के नागरिक होने वाले, वो कहते मैं लिख के देता हूं ये मोदी ट्रंप के सामने झुकेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। हाँ, ये अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक अगर कहते हैं, निष्पक्ष बनते हैं, तो कम से कम अब हमारा समय है, हमको नहीं बिल्कुल बोलिए बोलिए। हाँ कपीस भाई जल्दी से। हाँ सुन लिया, आप गुस्सा ना करिए, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूं, नेपाल जी, वो दिखाई दे रहा है कि कौन किसका प्रवक्ता है। हाँ, मैं आपका रिगार्ड करता हूं, प्लीज मेरे समय में मत बोले। मैं बोलिए। हाँ कपीस भाई बोलिए। हाँ देखिए, बहुत सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि तमाम और भी मुख्यमंत्री हैं, क्या इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आप देखते हैं क्या, जो गैर कानूनी होती है, गैर कानूनी है जो वो शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे हैं। या तो आप पहले उसको कानून के दायरे में लाइए। मैं एक अधिवक्ता होने की वजह से जी, हमने अपने इस देश के संविधान को और अपने देश के कानूनों को गीता और कुरान समझ के पढ़ा है, और बहुत दुख होता है जब एक सभ्य समाज में असभ्य तरह की चीजों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत दुख होता है। ठीक है, आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपको लगता है तो चवन्नी छाप गादे ज्यादा चले, उसमें कौन सी बात है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। हमारी बहन ने कहा कि समाजवादी पार्टी को न्यायालय पर भरोसा नहीं है आजम खान साहब के केस में। अरे भाई, आजम खान साहब के पास जो केस आप लेके गई हैं, उसमें भैंस चोरी, बकरा चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, शराब की दुकान पे लूट, बैठे हुए संजय भाई मानेंगे क्या? कोई भी मानेगा क्या इस पैनल पे? लेकिन योगी जी ने तो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको न्यायालय पे भरोसा नहीं है। अपने ऊपर से 302 का केस उठा लिए, अपने ऊपर से 307 का केस उठा लिए, अपने ऊपर से जो है 153 बी का केस उठा लिए, उठाए ना। और दूसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगे की बात आप कर रही थी, बकायदा उस समय हमारी सरकार थी और रिसेंट की सरकार थी। कोई सरकार नहीं चाहती है कि हमारे यहां दंगा हो, लेकिन हां, एक बात से आपके सहमत है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दंगा नहीं हुआ। क्यों होगा भाई? सरकार में आने के लिए तो आप दंगा कराते हैं। जब दंगेबाज सरकार में होंगे तो फिर दंगा करेगा कौन? शरीफ आदमी दंगा करेगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, मतलब कपीस जी ये नहीं मानेंगे कि डर की वजह से दंगे नहीं है? नहीं। हाँ। जो दंगा करते थे वो दंगेबाज इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर तमाम ऐसे मुकदमे हैं जो 153, मैंने आपको कहा ना, इनके ऊपर से उठाया गया गोरखपुर न्यायालय में।
और मैं इत्तेफाक से वहीं पर प्रैक्टिस करता हूं। मैं इनके सारे केसों का अध्ययन किया हूं और उसको उन्होंने उठा लिया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, स्वामी चिन्मयानंद जो बहन बेटियों से तेल मालिश कराते हुए वीडियो वायरल हुआ, उन पर से केस किसने उठाया? योगी आदित्यनाथ ने। आपने बकायदा 9,500 पत्थरबाजों पर से मुकदमा पीडीपी के साथ सरकार में रहते हुए उठा लिया और बनेंगे राष्ट्रवादी। आपने खालिद वानी जो बुरहान वादी का भाई था, उसको आप पीड़ित के फंड में से आपने पैसा दिए। आपने आईएसआई को बुला करके देश की समृद्धता खा ली और आपने पठानकोट हमले की जांच कराई। पाकिस्तान की एजेंसी हमारे घर पे हमारे टेरिटरी में आकर के जांच करेगी? हम सप्रभु राष्ट्र रह गए? कैसे राष्ट्रवादी हैं आप? और आप बताइए, जम्मू और कश्मीर में अगर किसी धर्म विशेष की लड़की के साथ बलात्कार हो जाए मंदिर के अंदर, तो आप तो बलात्कारियों के साथ खड़े होकर के आपके नेता जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हैं। हाथरस के अंदर जिस बिटिया के साथ आप लोग आंदोलन किए, सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई, चार्जशीटेड हुई और उसको योगी जी की सरकार ने उस बिटिया को मिट्टी का तेल डाल करके और 2 बजे रात में आग लगवा दिया। आपके सामने मीडिया तक नहीं जा पाई थी। इतनी अच्छी सरकार, इतनी जंगल राज। मैं आपको रोकूंगी वहां पर, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकती हूं। मैं बिल्कुल ना टोके आपको, मैंने बिल्कुल नहीं टोका। मैं बोलूंगा, आप बोलिएगा उसके। तो मुझे तमाम बातों का आपका जवाब देना है। इसने करा दिया, उसने करा दिया। सेंगर साहब को आप सुन लीजिए। पूरी बिटिया का परिवार साफ करा दिया। ब्रिजभूषण सिंह, आप गलत झूठ बोल रहे हैं। जब तक बोला इनकी मैं नहीं बोली। देखिए साक्ष्यों के साथ बोलिए, अगर साक्ष्य है, इनकी आवाज बंद कीजिए। मैंने इनको बीच में, मैं एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। मैं कोई भी चीज जो बोल रहा हूँ विद एविडेंस बोल रहा हूँ। विदाउट एविडेंस असंगत तत्य मैं नहीं कहता। हमारी आदत है कि हम सुसंगत तथ्य कहते हैं। हमने अगर कहा कि क्योंकि समय हमले की जांच आईएसआई से आपने कराई, पूरी मीडिया जानती है और आप बीच में इंटरप्ट ना करें। कपीस भाई, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, इनको बोलिए। बात यूपी की हो रही थी, पर जम्मू कश्मीर में हम चले गए और जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम जा रहे हैं तो फिर वहां पर कपीस भाई देखिए, मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो फिर वो वाली बातें भी कर दिया कीजिए कि वहां पर जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उनके साथ क्या क्या हुआ, फिर वो भी सब बातें आएंगी, फिर दूसरा उससे भी बड़ी बात लेके आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बात यूपी की कर रहा हूं। नावेद भाई चलिए इस पे थोड़ा सा कर लेते हैं। नावेद भाई, वर्तमान की स्थितियों को अगर हम देखें, मैं सारी बातें कह दूं, अभी पूरी बात नहीं हो पाई। पर समय हो गया कपीस भाई, जल्दी से अच्छा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो आप कार्रवाई करा रहे हैं वो ब्रिजभूषण सिंह क्या क्यों नहीं कराए, जिन्होंने गोल्डन परियों के साथ यौन उत्पीड़न का पास्को एक्ट भी उनके ऊपर लगा हुआ है। तो आपने टेनी के ऊपर क्यों नहीं कराया? आपने ब्रिजेश सिंह के ऊपर क्यों नहीं कराया? आपने धनंजय सिंह पे क्यों नहीं कराया? आपने रघुराज प्रताप सिंह पे क्यों नहीं कराया? भारतीय जनता पार्टी में चलिए मैं एक बार, मैं अपर्णा जी पहले आप ही जवाब दे दीजिए, फिर मैं नावेद जी के पास आऊंगा। अपर्णा जी, हाँ बोलिए। अपराधियों की पार्टी और बलात्कार, अपर्णा जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी में आपका मनोहर सिंह धाकड़ क्या कर रहा था? एनएचपी वो कौन सा फिल्म बना रहा था जिसकी बेल हो गई? आप मुझे बताओ। कपीस भाई सुन लीजिए, अपर्णा बोलिए। अपने नेता का मनोहर सिंह धाकड़ का वीडियो देखा है कि नहीं, कि संसार है कि नहीं है? आप एक लेडी होने के नाते जो 20 रास्ते पे क्या कर रहा था और कैमरे पे क्या चीजें आई, बेल तो करा दिया आपने। राजस्थान में किसकी सरकार है? आपको मालूम भी है ये बात। और दूसरी बात, और मुझे आप एक बात बताओ, सुबोध सिंह की जब हत्या होती है तो उसका हत्यारा जब आता है तो आप अपनी पार्टी में शामिल करते हो। ये है आपकी कानून व्यवस्था? क्या है ये कानून व्यवस्था? अपर्णा बोलिए। आपको मारने के लिए 3 माफिया पैदा करते हैं। ये सरकार का नक है कि किसी कोई अगर जो है किसी की मेडिकल जांच होने गई है तो नावेद भाई मामला तो लगातार चलता रहेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा निचोड़ ले लेते हैं। क्या लगता है आपको कि वर्तमान में क्या बिहार चुनाव को लेकर ये सारी चीजें या योगी आदित्यनाथ के जो बोल हैं वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर एक विचलन पैदा कर देते हैं, धड़कने बढ़ा देते हैं? हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं और समय कम है, हम अपनी 20 सेकंड में बात रख लेंगे। दरअसल हर किसी की 2 आंखें और 2 कान होते हैं, इसीलिए कि शायद भगवान ने जो शारीरिक संरचना तैयार की है वो एक मैसेज दिया संतुलन का और पत्रकारिता के एक सिद्धांत का। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपने शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने की कोशिश की है,
पुलिस को बहुत फ्री हैंड छोड़ा है, कुछ बेहतर हुआ भी है, गुंडे बदमाश डरे सहमे हैं, ये सच है। और उसके साथ जो दूसरा पहलू है ये भी सच है कि इतना सब होने के बाद भी जो कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं जहां महिलाओं का अपमान हो रहा होता है, जहां पर क्राइम हो रहा होता है, तो ये भी एक सवाल है। तो दोनों अगर आंखों से देखिए तो ये बात सकारात्मक है कि कोशिश की गई है, कई हद तक बेहतर हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि महिलाओं को जब एक बहुत बड़ा क्राउड घुस के गालियां दे रहा हो, जब हम ये तस्वीर देखते हैं तो हम ये सवाल उठाएंगे और ये बात कहेंगे कि योगी जी के तमाम प्रयासों के बाद भी अभी भी तमाम परेशानियां हैं। दूसरा पहलू उनके वक्तव्य की बात हो रही है, उनके भाषणों की बात हो रही है, वो अपने भाषण में खुल के कहूंगा, उनके भाषणों के कई ऐसे हिस्से होते हैं जो इनडायरेक्ट वे में कहावतों के जरिए तंज होते हैं और मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं वो डेंट पेंट करने की बात कहते हैं। ये बात सच है। लेकिन इसके साथ दूसरा सच, तो मैंने कहा दो आंखें और दो कान होते हैं, दोनों चीजों से महसूस करना चाहिए। दूसरा सच यह है कि यही भाषण मुस्लिम समुदाय को बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं। और ये जो भाषण है ना, ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए, ये हाथी के दिखावती दांत के लिए है। वो भाषण जरूर देते हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर इस तरह की सख्ती करने की बात, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि सारी योजनाएं केंद्र की, उत्तर प्रदेश की, मुस्लिम समुदाय भी उतना ही उठा रहा है, बल्कि ज्यादा जितना हिंदू समुदाय हो। तो योगी आदित्यनाथ के भाषणों से कोई नुकसान मुस्लिम समुदाय को नहीं है, लेकिन भाजपा का पॉलिटिकल माइलेज उसको मिलता है। मुस्लिम समुदाय भी सोचता है क्या प्रॉब्लम है, बोलने दो, हमें तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कहां पर है? इसको नुकसान नहीं कह सकते कि मुस्लिम समुदाय का कोई क्रिमिनल अगर क्राइम करता है तो सबसे पहले वहां बुलडोजर पहुंच जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। समाज का क्राइम कम हो रहा है, बुलडोजर इस बिना पे भी चल जाता है कि नक्शा नहीं है। मुस्लिम समुदाय का आम इंसान जो कम पढ़ा लिखा भी है, वो जल्दी जल्दी अपने कागज दुरुस्त कर रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, समाज में अनुशासन पैदा हो रहा है। अगर हिंदुओं के दिमाग में ये जा रहा है कि योगी जी हमें बचा लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मैसेज खराब है और इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिंदू समाज में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम अपराध करेंगे तो हम बच जाएंगे, मुसलमान अगर अपराध करेगा तो नप जाएगा। नहीं, बिल्कुल अपराधी तो अपराधी है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। नावेद भाई, हाँ अपर्णा जल्दी से जवाब दे दीजिए। हाँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पूरी डिबेट के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पर, जब बात हिंदुओं की आती फिर आप करते हैं जातिगत राजनीति। मंगेश यादव का आपको मालूम है, उसके बाद अजीत सिंह का मालूम है। मतलब कोई भी क्राइम होता है उस पर एक्शन लिया जाता है। तो जातियों के हिसाब से अगर बात हो रही है या जातियों के हिसाब से अगर उस कार्रवाई हो रही है तो हर जाति में प्रॉब्लम है। यादव समुदाय में प्रॉब्लम है, मुस्लिमों से प्रॉब्लम है। आपको जब अजीत सिंह का एनकाउंटर हुआ था, उसने जब उधर से गोलीबारी की थी, उससे प्रॉब्लम है। दरअसल हर वक्त कटाक्ष करने की आदत जो है ना, कि हमेशा कटाक्ष करना। अपर्णा जी, अपराधी अपराधी है, अपराधी किसी भी जाति का हो, अपराधी किसी भी धर्म का हो, और उस पर अगर कार्रवाई हो रही है तो उसका स्वागत सभी को करना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी ने जिस तरह राज्य को चलाया, उससे लेकर उनकी कुशलता की और बातों की और चर्चा भी होती है, लेकिन तंज भी बखूबी होते हैं। और यहां एक और चीज है कि बिना लाग लपेट के वो भी बड़े बड़े तंज कर देते हैं। देखने वाली बात यही होगी कि आगे इस तरीके के और बयान कितने आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति बिहार को कितना प्रभावित करती है, यह भी समय बताया गया। इस विशेष पेशकश में तय दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।